जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी लर्निंग पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में शिक्षक भर्ती में आने वाले शिक्षण विधि से संबंधित हिंदी के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। दोस्तों आपको पता होगा विश्वसनीयता, वैधता, इस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता होती है। तो इनमें जैसे एक नंबर विकल्प देखते हैं, वह छोटा होता है, ये किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती है। वह जल्दी समझ में आता है, यह भी किसी प्रकार की विशेषता नहीं है। उसका एक ही उत्तर होता है, हाँ, ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सटीक विशेषता है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये तीसरा विकल्प। अगला आपके सामने व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ाना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाना, ये आपके तीनों ही गलत है। और अपना राइट आंसर हो जाएगा चौथा, व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। तो ये व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो सामग्री आपके बताई गई है, एक तो श्रव्य, एक दृश्य और एक तीसरी हो जाएगी दृश्य और श्रव्य। तो इनमें से आपको चुनना है दृश्य और श्रव्य और दृश्य सामग्री, जिसे देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। तो अपने ग्रामोफोन ये एक श्रव्य सामग्री है, रेडियो ये भी एक श्रव्य सामग्री है, लिंगोफोन ये भी एक श्रव्य सामग्री है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, टेलीविज़न है वो आपके दृश्य और श्रव्य सामग्री में आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है। पाठ योजना क्यों आवश्यक है, इसके लिए शिक्षक क्या करता है? पुस्तकों का संचय नहीं, पाठ्य सामग्री का संचय नहीं, पाठ्य सामग्री का अध्ययन एकदम राइट आंसर दोस्तों। पाठ्य सामग्री का अध्ययन करता है पाठ योजना तैयार करते वक्त। अगला प्रश्न आपके सामने, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते, उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। देखो दोस्तों, शिक्षा जैसे विद्यालय जाकर भी प्राप्त की जा सकती है और विद्यालय नहीं जाकर भी प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा आपको पता है, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ये तीन प्रकार की होती है, जिनमें ये जो विद्यालय ने जाकर शिक्षक से वार्तालाप न करके जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो एक आपके दूरस्थ शिक्षा की श्रेणी में आएगा। यानी इस शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी अपना प्रवेश लेता है और विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा उसे विभिन्न प्रकार की सामग्री, शिक्षण सामग्री पहुंचा दी जाती है, जिससे वो शिक्षण करके शिक्षा प्राप्त करके एग्जाम देता है और वो अच्छे नंबर से पास हो जाता है। वो होती है दूरस्थ शिक्षा। इसको एक नाम से और जाना जाता है पत्राचार या पात्राचार शिक्षा।
अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है। आपको बताना है कि दोस्तों दूरदर्शन प्रणाली है उसके द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है। तो इसमें 1 नंबर, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है, एकदम राइट। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता है। यानी दूरदर्शन प्रणाली इस प्रकार की होती है कि प्रोग्राम चलता रहता है और विद्यार्थी उसको देखता रहता है और किसी प्रकार का संवाद नहीं करता है। ये कारण हमारे आपके लागू नहीं होंगे। जैसे सबके पास टीवी नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, सबके पास टीवी होती है, आजकल मोबाइल। हमारे देश में बिजली की कमी है, ये भी नहीं है, और अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं अपर्याप्त है, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? आपको बताना है कि अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। तो अपना राइट आंसर चुनिए दोस्तों। इसमें 1 नंबर जो है स्वयं गति का सिद्धांत। कौन सा? स्वयं गति का सिद्धांत आपके आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका अनिवार्य सिद्धांत कौन सा? अभिकर्मित अनुदेशन का अनिवार्य सिद्धांत कौन सा है? स्वयं गति का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके सामने, वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का तात्पर्य है। यानी कि वाचिक जो शिक्षण है अभी इसके द्वारा शिक्षण कराया जाता है, उसका तात्पर्य क्या है? इसमें 1 नंबर आपके अध्यापक द्वारा नाटक का चयन, एकदम गलत। 1 छात्र द्वारा नाटक का वाचन, ये भी गलत। कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के ये आपके सटीक आंसर है। कई विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना। अगला प्रश्न आपके सामने, अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, अक्षर पूर्ति करना आदि को कहते हैं। तो अक्षर चक्राविधि, ये गलत। फ्लैश कार्ड विधि एकदम राइट आंसर दोस्तों। अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। यानी अक्षर कार्डों के द्वारा बनाना, यानी कि जो शब्द है वो कार्डों के द्वारा बनाना, तो वो हो जाएगी अपने फ्लैश कार्ड विधि। कौन सी विधि हो जाएगी? फ्लैश कार्ड विधि। अगला प्रश्न आपके सामने, निगमन प्रणाली का तात्पर्य। देखो, आगमन और निगमन, तो आपको पता है, आज से उदाहरण देख लेना और नीचे नियम। तो इसमें निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है, नीचे नियम। तो आपको बताना है दोस्तों कि पहले इसमें नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। पहले उदाहरण देना, फिर उसका निष्कर्ष निकालना। ये आगमन विधि का उदाहरण है, ठीक है। अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, ये आपके गलत, ये गलत। पहले इसमें क्या किया जाता है? पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। यानी नियम से निष्कर्ष की ओर ले जाया जाता है, और आगमन में क्या किया जाता है? उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। आपको बताना है दोस्तों, बालक की प्रकृति के अनुकूल, यानी जहाँ वो बालक पालन पोषण किया जाता है उसके अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो आपको बताना दोस्तों, अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। ये हम जो आपके सामने एक नई टेक्निकल लाकर आपको रूबेरू करा रहे हैं विभिन्न प्रश्नों से। तो इनमें जब हम रूबेरू करवाएंगे तब
आप इन वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखे ज़रूर। और इन वीडियो के प्रति आप जैसे प्यार बनाएंगे उसी प्रकार हम अलग अलग वीडियो लेंगे। हमारा टारगेट है कम से कम मनोविज्ञान के 5000 प्रश्न और विभिन्न जो टॉपिक है उनके भी अलग अलग प्रश्न लेके आएंगे। तो इस प्रश्न में बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम साधन है। तो दोस्तों बता दूं, मातृभाषा ही एक ऐसी है जो बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय किया जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा, यानी कि माँ से सीखी हुई। जब बच्चा दुनिया में आता है और उसके बाद जो भाषा सीखी जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, अक्षर विन्यास वर्तनी की अशुद्धियां न करें इसके लिए आवश्यक है काव्य का रसस्वादन, कहानी लिखना, सुरत लेखन का अभ्यास, यानी अपना राइट आंसर हो जाएगा सुरत लेखन का अभ्यास। इसमें क्या करता है कि शिक्षक है वो बोलता है और बालक उसका अनुकरण करके अपनी नोटबुक में लिखता है। इससे क्या होता है कि जो लिखने के बाद शिक्षक उसको चेक करता है और वर्तनी की जो अशुद्धियाँ हैं उसको निकालता है और उसको प्रयास करवाता है, जिससे क्या होता है कि बालक की जो अक्षर विन्यास और अशुद्धियाँ होती है वो सुधर जाती है। कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं, उस विधि अभी बताया मैंने सुरत लेखन में ये होता है, अनुकरण विधि काम में ली जाती है। बालक शिक्षक बोलता है और बालक उनको सुनकर अपनी नोटबुक में लिखता है, यानी कि ये कौन सी विधि हो जाएगी आपके अनुकरण विधि। दोस्तों कौन सी विधि हो जाएगी? अनुकरण, यानी कि बालक है उस शिक्षक का अनुकरण करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया? ये जो मारिया मॉन्टेसरी ने किसने किया था? मारिया मॉन्टेसरी ने। अपना राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प। कौन सा विकल्प हो जाएगा दोस्तों? तीसरा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस विद्वान ने व्याकरण विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किसी वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम यानी निम्न में से किसी विद्वान ने व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर, यानी कि जो सेकंड भाषा होती है भाषा शिक्षण की, किस वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम, ये वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने सेकंड भाषा के स्थान पर व्याकरण विधि की जो आवश्यकता बताई थी वैज्ञानिक पद्धति की, वो कौन थे? जॉन बेसेडो। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय पाठ योजनाएं जो हर्बर्ट उपागम पर आधारित है। दोस्तों ये भी एकदम क्वेश्चन बन रहा है आपके, भारतीय पाठ योजना किस उपागम पर आधारित है? हर्बर्ट। लेकिन हर्बर्ट उपागम है वो किस उपागम पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अपना दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, सूक्ष्म अध्यापन कृत्रिम वातावरण में अध्यापन का एक रूप है जो शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है तथा पृष्ठपोषण प्रदान करता है। तो ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा थी आपके एलन ने।
तो अगला प्रश्न आपके सामने, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सिखाने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की ये परिभाषा किसने दी थी? ये दी D.L. कुक ने। किसने दी थी? D.L. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इकाई वातावरण संगठित विज्ञान कला या आचरण का व्यापक एवं महत्वपूर्ण अंग है, जिसे सीखने से व्यक्तित्व में सामंजस्य हो जाता है। इकाई विधि की ये परिभाषा किसने दी थी? D.L. कुक ने। अगला है, पाठ योजना के तीनों रूपों में सम्मिलित नहीं है। पाठ योजना के जो 3 रूप है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ज्ञान के लिए पाठ योजना ये सम्मिलित है, कौशल के लिए पाठ योजना ये भी सम्मिलित है, जांच कार्य के लिए पाठ योजना। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रसानुभूति के लिए पाठ योजना। ये पाठ योजना के 3 रूप है उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। पाठ योजना की ये परिभाषा दी। दोस्तों अपना राइट आंसर चुने और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि हमारा भी हौसला बना रहे। ये दी बोस सिंह ने। किसने दी थी? बोस सिंह ने। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अध्यापन कौशलों में शामिल नहीं है। पाठ स्थापना कौशल, लेखन कौशल, प्रश्न कौशल और श्यामपट कौशल। देखो दोस्तों आपको बता दूं, अध्यापन कौशलों में पाठ स्थापना कौशल ये भी सम्मिलित है, लेखन कौशल ये नहीं सम्मिलित है, प्रश्न कौशल ये सम्मिलित है, श्यामपट कौशल ये सम्मिलित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, लेखन कौशल। कौन सा हो जाएगा? लेखन कौशल। अगला प्रश्न आपके सामने, हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। हर्बर्ट की जो पंच पद्धतीय प्रणाली है उसमें परिगणित पद नहीं, यानी जो इसमें पद सम्मिलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें चौथा विकल्प, मूल्यांकन। इसमें प्रस्तावना सही है, प्रस्तुतिकरण उद्देश्य ये भी सही है, एक मूल्यांकन है वो परिगणित पद नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। निम्नांकित में से पाठ योजना का अंग नहीं है। देखो पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और ये जो चौथा विकल्प है ये पाठ योजना का अंग नहीं है दोस्तों। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा। इकाई किसी समस्या या योजना को संबंध जोड़ने वाली क्रियाओं की समग्रता या एकता को प्रकट करती है। इकाई विधि की यह परिभाषा किसने दी? थॉमस एस रिशक, इसे थॉमस भी बोला जाता है या त्रुटिवंश। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, ये व्यक्तिगत अनुदेशन की एक
विधि है जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं की गति से सीखता है तथा अपने उत्तरों की तत्काल जांच करता है। अभिकर्मित अनुदेशन की ये परिभाषा किसने दी? ये भी अभिकर्मित अनुदेशन का ही भाग है जो परिभाषा है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा डी.एल. कुक। कौन सा हो जाएगा? डी.एल. कुक। अगला प्रश्न आपके सामने, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा आर्ट्सीय अध्यापक द्वारा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समय निरीक्षण करने से जबकि वे अपनी डेस्कों और मेजों पर कार्य करने से है, जबकि वे अपने डेस्कों और मेजों पर कार्य संलग्न रहते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? ये परिभाषा दी आपके जो बाइनिंग एवं बाइनिंग ने। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने सूक्ष्म शिक्षण का समय है। जल्दी कमेंट को करके बताइए दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का समय है। तो इसमें 10 से 20 मिनट, ये नहीं 5 से 10 मिनट एकदम राइट आंसर। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अपना दूसरा विकल्प। सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। पाठ योजना ये पद है। शिक्षण सत्र ये भी पद है। पुणे शिक्षण सत्र ये सही है। सूक्ष्म इस प्रकार का चक्कर होता है, पाठ योजना, शिक्षण सत्र, पुणे शिक्षण, फिर पाठ योजना, इस प्रकार का ये जो आपके सूक्ष्म शिक्षण का होता है उसमें समय होता है आपके 5 से 10 मिनट का। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चर्चा सत्र। ये सूक्ष्म शिक्षण का पद नहीं है। अगला, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय, शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि, सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा दी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ प्रश्न आपके सामने। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय, शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी थी? यह परिभाषा थी एलन ने। किसने दी थी? एलन ने। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा शिक्षण की प्रत्याय प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है? तो इसमें भाषा शिक्षण प्रत्याय प्रणाली द्वारा निम्न में से किन दोषों का स्वतः निराकरण हो जाता है? तो अपना राइट आंसर चुनिए दोस्तों। इसमें 1 नंबर आपका राइट आंसर होगा व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का, यानी शिक्षण की प्रत्याय प्रणाली में व्याकरण अनुवाद प्रणाली के दोषों का निराकरण स्वतः हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यक्ष विधि में बालक इसमें क्या करता है? अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है। चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। सार अनुवाद का सहारा लेता है। अपना राइट आंसर चुनिए दोस्तों। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या करता है बालक? भाषा शिक्षण में प्रत्यक्ष विधि मौखिक कार्य, वार्तालाप, परस्पर संवाद और बोलने के अभ्यास पर बल देती है। प्रत्यक्ष विधि क्या करती है? भाषा शिक्षण में परस्पर संवाद करना, बोलने का अभ्यास किया जाता है और इसमें बालक अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। यह होती है प्रत्यक्ष विधि।
अगला प्रश्न, कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन की तकनीकों को समझने और उन पर प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। ये कथन किसने दिया था? ये कथन दिया था अपने बोसिंग ने। अगला प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि है तो इसमें क्या किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि। ध्यान रखना, सेकंड भाषा की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी दोस्तों? व्याकरण अनुवाद विधि। तो इसमें सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ध्यान रखना, व्याकरण अनुवाद विधि में क्या किया जाता है? दूसरी भाषा होती है उसके व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है और व्याकरण देने के बाद अगला कार्य किया जाता है। और सेकंड भाषा की ये सर्व प्रचलित विधि है, वो कौन सी है? व्याकरण विधि। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा विकल्प, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। पाठ योजना तैयार करने के पीछे शिक्षक का उद्देश्य। भाई पाठ योजना तैयार करते हैं, उनमें शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो वे आलसी होता है, शिक्षण प्रभावी शिक्षण रटने पर अधिक बल देता है, उसे अधिकारी का आदेश होता है। ये इनमें से आपके राइट आंसर दोस्तों एकदम सटीक आंसर है आपका दूसरा, यानी प्रभावी शिक्षण। पाठ योजना उद्देश्य का एक ये उद्देश्य है कि भाई कि शिक्षक ये देखता है कि मैं इस आधार पर पाठ योजना तैयार करता है कि भाई मेरा जो शिक्षण है वो प्रभावी हो। अगला प्रश्न आपके सामने, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि भी कहते हैं? गद्य शिक्षण की जो विधि है, ध्यान रखना, एक ये प्रश्न में आपका क्वेश्चन बन रहा है, सुकरात विधि ये किसकी विधि है? गद्य शिक्षण की। ध्यान रखना, ये पद्य शिक्षण की नहीं होगा, गद्य शिक्षण की है। तो इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि। अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर विकल्प। दलीय शिक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। दलीय शिक्षण पद्धति है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? वो अपने हुई थी ये अमेरिका से। कहाँ से हुई थी? अमेरिका से दलीय शिक्षण पद्धति। ज़्यादातर दोस्तों शिक्षण के क्षेत्र में अमेरिका ही था और वहीं से ये दलीय शिक्षण पद्धति प्रारंभ हुई थी। तो इसमें अपना राइट आंसर ये तीसरा विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। सवर्ण कौशल, परामर्श दाता कोष्ठ, नियंत्रण कक्ष, दूरदर्शन प्रकोष्ठ, ये अपना राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ये तीसरा विकल्प नियंत्रण कक्ष। ये भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। भारत में सर्वप्रथम अभिकर्मित अनुदेशन विधि का प्रयोग आरंभ हुआ। कब से हुआ? ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1963। ठीक है दोस्तों, अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को कहते हैं।
अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की गई तैयारी को कहते हैं। बताओ दोस्तों, दैनिक पाठ योजना, साप्ताहिक पाठ योजना, मासिक पाठ योजना और वार्षिक पाठ योजना। तो अपना राइट आंसर दोस्तों इसमें दैनिक पाठ योजना हो जाए कि भाई पाठ पढ़ाने से पूरे पहले दैनिक पाठ योजना है वो तैयार की जाती है, उसके आधार पर वो अध्यापन करवाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, सीमित अवधि में एक दिन पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना को, यानी सीमित अवधि यानी एक दिन में पढ़ाई जाने वाली शिक्षण योजना को कहते हैं। तो एक दिन में दिन से अपना नाम दैनिक योजना। अगला प्रश्न आपके सामने, व्याकरण की सुयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? व्याकरण की सुयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? तो इसमें अपना राइट आंसर दोस्तों भाषा ससर्ग विधि। समवाय विधि प्रयुक्त होती है, ये होती है अपने व्याकरण शिक्षण में। इकाई विधि का मुख्य रूप होता है। शिक्षण की इकाई, स्रोत इकाई, ये दोनों ही, एक और दोनों ही इकाई विधि का मुख्य रूप होता है, शिक्षण की इकाई और स्रोत इकाई। अगला प्रश्न आपके सामने, योजना विधि का दोष है क्रियाशील को महत्व नहीं देती है, छात्र समूह में कार्य करना नहीं सीख पाते हैं, ये किसी प्रकार का दोष नहीं, नेतृत्व क्षमता कुंठित होती है। इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेतृत्व क्षमता कुंठित होती है। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रयोग का क्या लक्ष्य है? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चौथा विकल्प, महत्वपूर्ण प्रत्यय एवं विषयों में स्पष्टता लाना। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रयोग का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है कि भाई महत्वपूर्ण प्रत्यय, परिभाषाएं और विषय में स्पष्टता लाना। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, देखो प्रयोग करके सीखो, यानी पहले प्रयोगशाला में क्या होता है, करके सीखना। तो इनमें ये हो जाएगा अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन काल में गुरु अपनी शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। आगमन विधि ये भी नहीं है, व्याख्यान विधि ये एकदम राइट है दोस्तों अपना राइट आंसर। यानी व्याख्यान विधि में क्या कहता है, गुरु व्याख्यान देता और शिष्य उनका ग्रहण करते थे, शिष्य को किसी प्रकार का बोलने का मौका नहीं दिया जाता था और वो सुनकर वो ज्ञान प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। तो शिक्षण कौशलों का विकास हो तो उनके लिए शिक्षक को क्या करवाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण कौशल करवाए जाते हैं। जो ये आपके प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हैं, ये जो कॉलेज, उसमें छात्र अध्यापक और छात्रा अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण करवाया जाता है। उसके बाद में ये जो शिक्षण कौशलों के लिए तैयार होते हैं। आगमन विधि की विशेषता है। आगमन
विधि की विशेषता है। आगमन में क्या होता है, विशिष्ट से सामान्य, यानी उदाहरण से नियम की ओर, ये इनकी विशेषता है। और निगमन में क्या होता है, सामान्य से विशेष की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न, आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर रहते हैं। आगमन विधि से शिक्षण करते समय अग्रसर रहते हैं, यानी कि आगमन में आपको बताया था अग्रसर रहते हैं, यानी कि कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो आगमन दोस्तों अभी हमने पीछे प्रश्न में देखा, विशिष्ट से सामान्य, ये भी राइट है। उदाहरण से हमने बताया था, आज से उदाहरण देख लेना, नियम की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी आगमन विधि में ये निम्न सूत्र लागू होते हैं। निरीक्षण अध्ययन विधि का उपयोग किन स्थितियों में किया जाता है। तो कक्षा के समस्त बालकों को ध्यान में रखकर प्रयोग में लाना, एकदम राइट है। निरीक्षण अध्ययन विधि, ऐसे बालक जो कक्षा के